एक क्लास दो क्लास चली थी ना इसके पहले, लेकिन क्योंकि अब नया बैच था तो जाहिर सी बात है नए से शुरू करेंगे और थोड़ा सा और डीप घुसेंगे इंट्रोडक्शन में। 2 बजे उसकी। पहला ये बीए वाली है यहाँ पे। दूसरा ये कि थोड़ा एंशिएंट मेडिवल शुरू करने का कोई चांस है नहीं अभी। पढ़ा ही चुके थे एक बार, जैसे ये भी एक बार पढ़ा ही चुके थे, तो दोबारा शुरू करने वाले अभी फ़िलहाल तो नहीं है। तो थोड़ा एक पीछे से कनेक्ट आप लोग कर पाएँ उसके लिए भी। हिस्ट्री के 3 क्लासिफ़िकेशन हैं: बेसिक, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो आपके 6 क्लासिफ़िकेशन आते हैं सिलेबस के। वो 6 क्लासिफ़िकेशन क्या हैं? एक तो आता है आपका एंशिएंट, प्राचीन भारत। दूसरा आता है आपका मेडिवल, यानी कि मध्यकालीन भारत। तीसरा आता है आपका मॉडर्न, आधुनिक भारत। चौथा पोर्शन आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। पांचवा आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। और 6 नंबर पे जो लास्ट में पढ़ा जाता है वो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। प्राचीन भारत जो है आपका, कह लीजिए कि पत्थर युग जो था, पैलियोलिथिक एज है, वहां से लेके आपका चलता है पोस्ट गुप्ता पीरियड तक। पोस्ट गुप्ता पीरियड तक या फिर 7वीं शताब्दी कह लीजिए। 7वीं शताब्दी से आपका मध्यकालीन भारत शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से लेकर मुगलों के पतन तक, या 1707 तक। 1707 से आपका आधुनिक भारत शुरू होता है जो कि 1947 तक चलता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जाता है। चूंकि ये तीनों पोर्शन हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में घुसा जाता है संस्कृति और कला में। प्राचीन भारत में जो भी सांस्कृतिक चीज़ें रही हैं, जो कला का प्रदर्शन रहा है, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में पेंटिंग हो गई, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, कोई किला हो गया। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। डांस हो गया, त्योहार हो गए, जो भी ऐसी सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी जाती हैं, जिसमें सभी सेगमेंट का मिक्सचर होता है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आपका अलग से पढ़ा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी का एकीकरण, वर्ल्ड वॉर 1, 2, ग्रेट डिप्रेशन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की जो कहानियाँ हैं, चाहे वो कोल्ड वॉर के रूप में हो, चाहे वो नैम के रूप में हो, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट आपके पढ़े जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। और फिर उसके बाद जाया जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। हालांकि हम लोग चाहते तो आधुनिक भारत पढ़ने के बाद 1947 से फिर ये उसके आगे की कहानी यही है, यही पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद इसको पढ़ने की वजह ये होती है कि दुनिया में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई 1947 से पहले, उन घटनाओं का कनेक्शन भारत से भी है। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, दुनिया का इतिहास जान लेते हैं, तो भारत का आगे का इतिहास जानने में आसानी हो जाती है। ठीक है। ये पूरा आपका सिलेबस है। हमको पढ़ना है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपका बीए में जो है सिलेबस वो तो आप देख ही रहे होंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़नी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी भी करनी है मेंस के लिए। तो इस पूरे सिलेबस के दौरान आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट होंगे और 3 इक्वली में भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का अगर टेस्ट है, आप उसमें से एक क्वेश्चन भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास करिए। एब्सेंट ना नहीं होने, मतलब एब्सेंट नहीं होना है, गायब होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बेइज्जती हम नहीं करने वाले। ठीक है। रही बात इसके सोर्सेस की, पढ़ रहे हैं हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही सिर्फ हम सोर्स बताएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा को चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलेबस पूरा कवर करिए। सिलेबस पूरा होने के बाद आप चाहें तो बिपिन चंद्रा एक सिनॉप्सिस के तौर पे, एक निचोड़ के तौर पे पढ़ सकते हैं। दूसरा,
बिपिन चंद्रा की एक और किताब है जो नॉर्मली मिलती है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत। एक और बिपिन चंद्रा की आती है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक तीसरी किताब आती है, प्लासी टू पार्टीशन। प्लासी से विभाजन तक, ये बेहतरीन किताब है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि आपको शुरू में समझने में दिक्कत हो। शेखर बंदोपाध्याय की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। रेफरेंस के लिए अगर थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडिया, बीएल ग्रोवर की। आधुनिक भारत, बीएल ग्रोवर। पीडीएफ चाहिए होगा तो हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसका आपको चाहिए। ठीक है। अब कंक्लूजन पे ये आते हैं कि मेरे हिसाब से फ़िलहाल आपको इसमें से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीट करिए। बीए के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना बीए का जो क्लास करते हैं, जो पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है वो पढ़िए। मेरे पर्सपेक्टिव से मेरी क्लास के दौरान आपको बाकी चीज़ें फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप चाहे तो बिपिन चंद्रा की उठा के पढ़ लीजिएगा, चाहे फिर ये शेखर बंदोपाध्याय की, इन दोनों में से कोई एक किताब उठा के एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। रही बात स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। यूट्यूब पे जाइएगा, आपको बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड करेंगे, बहुत सारे महान ज्ञानी इंसान रिकमेंड करेंगे, तो हम न टॉपर हैं न ज्ञानी हैं, फिर भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, गलत तरीके से लिखी हैं, बहुत सारे फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं। सिलेबस बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे, मोटा माटी आप सिलेबस देखिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पहला फेज़ है, पहला जो अध्याय है, वो आपका शुरू होता है 1498 में, जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, और ये चलता है आपके 1757 तक, जब पूरी तरीके से भारत में यूरोपियों का वर्चस्व हो जाता है, और भारत में जो शक्तियाँ थीं, चाहे वो मुगल थे, चाहे बंगाल रहा हो, चाहे अलग अलग स्वतंत्र राज्य रहे हों, सब कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं, और ब्रिटिश शासन जो है, एक तरीके से स्थापित होने की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और दूसरा फेज़ जो है, जाहिर सी बात है, आपका 1757 से शुरू होगा और 1857 तक चलेगा, जो ये कह लीजिए कि प्रॉपर अंग्रेजी शासन जो यहाँ से शुरू हो जाता है, यहीं से, और वो पूरी तरीके से भारत में अपना पैर फैलाना शुरू कर देते हैं, और भारत में उनका अधिकार जो है पूरी तरीके से कह लीजिए स्थापित हो जाता है। और उसी स्थापित होने की वजह से, उनके जुल्म सितम की वजह से, 1857 में क्रांति हो जाती है। इसी क्रांति से यहाँ पे तीसरा फेज शुरू हो जाता है, तीसरा अध्याय शुरू होता है, जो कि 1857 से लेके 1947 तक चला। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम से लेके भारत की स्वतंत्रता तक, भारत की आज़ादी तक। ठीक है। इस फेज को दो पीरियड में बांटा जाता है जनरली। 1857 से लेके गांधी जी के आगमन तक एक अलग ही कहानी है। गांधी जी का आगमन हुआ, या फिर कह लीजिए 1919 से ले लीजिए, 1919 से लेके 1947 तक एक अलग ही दौर रहा, जो कि एक्चुअल फ्रीडम स्ट्रगल रहा, स्वतंत्र संग्राम रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? फेज, फेज मतलब होता है अध्याय। ठीक ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखिए, ये मैप दिख रहा है। ये मैप आपका है रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। सुने आप लोग कभी? रोमन साम्राज्य का ये मैप है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे,
117 ईस्वी। और इस 117 ईस्वी में पूरा आपका वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, कलर चेंज करना पड़ेगा, पूरा ये वेस्टर्न यूरोप देखिए, ईस्टर्न यूरोप देखिए, पूरा ये कवर है। आपका एशिया कवर है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा कवर है ना। पूरा मेडिटेरेनियन के चारों तरफ ये फैला हुआ है। तो उस वक्त दुनिया में वर्चस्व देखा जाए तो रोमन एम्पायर का था, जो कि एक क्रिश्चियन साम्राज्य था। और यहाँ इटली में बैठा हुआ पोप सारी चीज़ों को रेगुलेट करता था। पोप ने जो बोल दिया वही सब कुछ है रोम में, एक्चुअल अगर बोला जाए टू बी स्पेसिफिक। पोप ने जो बोला वो पूरी दुनिया मानती थी। हाँ बोलिए। नहीं, पोप बोलते हैं, जैसे फादर होते हैं क्रिश्चियनिटी में, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। पोप हाईएस्ट डिग्री होती थी, उससे ऊपर कोई होता नहीं था। ठीक है, उनको बुलाया जाता था पोप। जैसे बाइशप सुने होंगे आप लोग, या बिशप वर्ड, तो बिशप इनसे छोटे होते थे। बहरहाल, तो इस तरीके से रोमन एम्पायर का जो है वर्चस्व रहा, दुनिया पे इनकी हुकूमत रही। जो बोला इन्होंने पूरी दुनिया ने उनको माना, खासकर क्रिश्चियन वर्ल्ड ने उनको माना। और दुनिया में दो ही धर्म जो है, जाहिर सी बात है, लार्ज लेवल पे, एक्सटेंट लेवल पे रहे पहले भी और आज भी, वो रहे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो जो पूरी आधी दुनिया या उससे ज़्यादा कह लीजिए, और इस टाइम पे तो अभी प्रॉपर इस्लाम हर जगह फैला भी नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम अभी आए नहीं थे। तो वर्चस्व इनका पूरी तरीके से फैल रहा था। और क्रिश्चियनिटी का वर्चस्व हो चुका था, क्योंकि ईसा मसीह के आगमन के बाद की बात है। ये एम्पायर 395 ईस्वी तक चलता रहा, एडी तक। ठीक है, उसके बाद 395 ईस्वी में ये एम्पायर टूट गया। और एम्पायर टूटते ही ये दो भाग में बढ़ गया, यहीं से समझिए कि बढ़ गया दो दो हिस्से में। पहला जो हिस्सा है इधर का, इसको वेस्टर्न रोमन एम्पायर बोला गया क्योंकि ये पश्चिम में था। इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोला गया क्योंकि ये ईस्ट में था। और इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को एक और नाम से जाना गया, वो है बाइजेंटेनियन एम्पायर या बाइजेंटीन। 480 में ये एम्पायर तो खत्म हो गया, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला। लेकिन बाइजेंटेनियन एम्पायर जो है 1453 ईस्वी तक चलता रहा। और इनका शासन कहाँ से होता रहा? वो होता रहा, यहाँ पे एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल। उर्दू में इस जगह को आज के टाइम पे जाना जाता है इस्तांबुल। सुने हैं कभी? या फिर एक और वर्ड इस्तेमाल होता था पहले, कुस्तुनतुनिया। यहीं से बाइज हाँ, तो यहीं से बाइजेंटीन एम्पायर का जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था। 1493 एक ऐसा दौर है जब ओटोमन एम्पायर जो है दौर में रहा। ओटोमन एम्पायर की शुरुआत अर्तुगरुल से हुई। उस टाइम पे कबीला था, उसके बेटे उस्मान ने उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी। शुरू में उतना मजबूत नहीं रहे, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही। और वो, ये देखिए, ये है ओटोमन एम्पायर का मैप, जो कि पीक पे रहा। तो दुनिया की ये बड़े एम्पायर्स में गिना जाता है, और इस्लाम में ये चौथी खिलाफत माना जाता है। ठीक है, तो 1453 में सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया पे फतह हासिल की। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पे फतह हासिल करते ही बाइजेंटीन एम्पायर खत्म होता है, और ओटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया का वर्चस्व होता है। वो धीरे 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 फैलते फैलते, अब देखिए, ये पूरा इलाका इनके अधीन हो जाता है। और ये पूरा इलाका इनके अधीन होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा इनको हुआ, और एक बहुत बड़ा नुकसान कह लीजिए झेलना पड़ा, वो था यूरोपियों को। क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था, पूरी दुनिया भारत से व्यापार करती थी। और ये सारे रास्ते जो भारत से कनेक्ट होते थे, ये गल्फ जो है पर्शियन गल्फ का है, चाहे ये रेड सी का है, चाहे ये ऊपर से आप बाई रूट जो है बाई लैंड है, ये सारे रास्ते ओटोमन एम्पायर के अधीन थे।
और भारत में अच्छी चीज़ें मिलती थी, अच्छे मसाले मिलते थे, सारी चीज़ें थी, अच्छे कपड़े थे। यूरोप के जो लोग थे उनको परेशानी होती थी। हालाँकि ईस्टर्न यूरोप के लोग व्यापार करते थे, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता था ना वो अरब करते थे, भारत से भी व्यापार अरब करते थे मसालों का, कपड़ों का। और वो अरब के लोग वो सामान जाके लेवेंट या वेनिस या कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे शहरों में बेचते थे। वेनिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नॉवेल थी, वेनिस के व्यापारी। तो वेनिस फेमस था इन सब चीज़ों के लिए, और ये पूर्वी यूरोप के जो अंग्रेज जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, जो क्रिश्चियंस थे, वही व्यापार वहां से करते थे बड़े बड़े शहरों से। और पूर्व पश्चिमी यूरोप यूरोप के लोगों को वो महंगे दामों में बेचते थे। अरब जाहिर सी बात है भारत से लेके आ रहे हैं तो वो भी अपना मुनाफा रखेंगे, मुनाफा रख के वो फिर जाके लेवेंट और जो है वेनिस जैसे शहरों में बेच रहे हैं, तो फिर वहां के अंग्रेज भी मुनाफा रख के और ये वेस्ट के लोगों को बेच रहे थे। तो वेस्ट के यानी कि पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे उनको ये सामान बहुत महंगे पड़ते थे, खासकर मसाले और कपड़े। और ये इनको इतने महंगे पड़ते थे कि ये चाहते थे किसी तरीके से हम भी भारत पहुंच जाएं और भारत जाके हम खुद से व्यापार करें ताकि हमको सामान सस्ते में मिले। और इसी सामान के खरीदने की इच्छा, सस्ते सामान के खरीदने की इच्छा भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है और भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। इच्छा इतनी थी क्यों, सवाल तो ये भी उठता है। अरे थोड़ा महंगा ही मसाला मिल रहा था तो खाते, थोड़ा महंगा कपड़ा मिल रहा था तो खरीदते पहनते, इतनी क्या तड़प थी। तड़प की वजह दो थी। पहला, ये मसाले खासकर काली मिर्च एक फ्लैश प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जैसे कि अचार हम लोग के यहाँ बनता है ना, अचार सालों साल तक चलते हैं। उसके चलने की वजह क्या है, क्योंकि उसमें मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। वो मसाले ऐसे हैं जो उस अचार को खराब नहीं होने देते। जाहिर सी बात है उस मसालों की वजह से ही तो वो अचार कहला रहा है। तो रेफ्रिजरेटर जो है उस टाइम पे नहीं थे, फ्रिज नहीं थी। अब किसी ने एक भेड़ काटी तो जाहिर सी बात है उनको बचा के रखना है। ये थोड़ी कि आज दोपहर में भूख लगी एक भेड़ काट दी, रात में भूख लगी एक बकरी काट दी, कल भूख लगी एक भैंसा काट दिया। और ऐसे ही करके तब तो पूरी दुनिया से जानवर खत्म हो जाएंगे और उतना खाना भी तो मुमकिन नहीं है। तो मांस मछली जो भी होते थे उनको बचा के रखना होता था। और काली मिर्च एक अच्छा सोर्स था, एक अच्छा जो है जरिया था अपने खाने को बचा के रखने का। तो मसाले की ज़रूरत इस वजह से थी, मसाले की जल्दी इन लोगों को इस वजह से थी। दूसरी जल्दी थी किसकी, सामान की, सामान कह रहे हैं कपड़े की, या बल्कि कह लीजिए कि टेक्सटाइल, सूती कपड़े हो गए या सिल्क हो गए, कॉटन और सिल्क। सामान की जल्दी इसलिए थी क्योंकि भारत के सूती कपड़े और सिल्क के कपड़े बहुत फेमस थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इतने बढ़िया कपड़े होते थे कि पूरी की पूरी साड़ी एक माचिस के डब्बे में आ जाती थी। इतने सॉफ्ट और इतने बेहतरीन कपड़े होते थे। इंग्लैंड में उस वक्त पार्टियां होती थी, पार्टियों को बुलाया जाता था बॉल। ठीक है, उस पार्टी में सारी महिलाओं को, जितने भी अंग्रेज मान लीजिए वहां पे हैं उस पार्टी में, उन सबको अपनी अपनी पत्नियों को बढ़िया ड्रेस पहना के लेके आना होता था, और ऐसी ड्रेस जिसमें वो सबसे ज्यादा आकर्षक दिखें, अट्रैक्टिव दिखें। और आज के टाइम पे हमको ये बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं कि आकर्षक दिखने का आज के टाइम पे जो सीधा सीधा लोगों को ज़रिया दिखता है वो है अपनी बॉडी को जाहिर करना, अपने फिगर को जाहिर करना। तो उस टाइम पे जैसे कि गाउन एक तरीके जैसे पहनते हैं ना, मान लीजिए ये गाउन आपका है, नीचे मान लीजिए जो जितना भी चौड़ा है, ये कमर के हिस्सा एकदम पतला है, यहीं पे एक तरीके का ना कॉस्केट इस्तेमाल होता था कमर के पास, जो बिल्कुल कमर को एकदम सटीक शेप में दर्शाता था, दिखाता था। एक कह लीजिए कि हार्ड मैटर होता था, जो ज़बरदस्ती उन लड़कियों को, उन महिलाओं को कमर पे बांधना होता था, क्योंकि उनको अच्छा दिखना ही दिखना है, पार्टी में लोगों को अट्रैक्ट करना ही करना है। इतना ज़्यादा उन्होंने कास्केट का इस्तेमाल किया, उस हार्ड मैटर का इस्तेमाल किया कि उनकी कमर और हड्डियों में तकलीफ होना शुरू हो गई। और भारत के जब कपड़े उन्होंने इस्तेमाल किए तो उनको उन सब चीज़ों से राहत मिली।
कि इतने बढ़िया कपड़े हैं, हम लोग को कॉस्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग पार्टी में भी आसानी से जा सकते हैं, अच्छा फिगर भी दिखेगा और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और ये लोग पार्टी छोड़ने वाले नहीं थे। तो इसलिए कपड़े की भी इन लोगों को अर्जेंट उतनी ही शिद्दत से ज़रूरत थी। तो मसाले और कपड़े की शिद्दत से ज़रूरत क्यों थी, ये आपको समझ में आ गया। यही शिद्दत इनको लेके निकलती है एक नए रास्ते की खोज पे, और वो रास्ता जाता है भारत की ओर। भारत के लिए ये लोग निकलना शुरू करते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत के लिए अलग रास्ता खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि रास्ता, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता मौजूद नहीं था, रास्ता पहले से ही मौजूद था। अलेक्जेंडर जो है भारत जब आया 326 ईसा पूर्व में, तो अलेक्जेंडर ने ऑलरेडी रास्ते खोज के दिए थे। 4 रास्ते उसने दिए थे। वो 4 रास्ते कौन कौन से थे? एक आपका यहाँ से, इससे समझिए, कोई तो मैप होगा ही, चलिए यही लीजिए, इस मैप को लीजिए, ठीक है। यहाँ आपके बगल में भारत है ना, यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे भारत है। तो एक रास्ता आपका जा रहा है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी से आप गए ये पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ से होते हुए आप इराक और सीरिया होते हुए आप पहुंचे मेडिटेरेनियन, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, तो यूरोप से आप कनेक्ट हो गए। दूसरा, ये अरेबियन सी से ही आप ये रेड सी से होते हुए आएंगे, और ये भी कहाँ जाएगा? मेडिटेरेनियन। तीसरा रास्ता ये आपका ऊपर से आता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान होते हुए मेडिटेरेनियन में। चौथा रास्ता भी यहाँ से, ये कैस्पियन जाता था यहाँ से, ये कैस्पियन है, यहाँ से भी ये यूरोप पहुँच गया। ये 4 रास्ते ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन वो उन रास्तों से नहीं जा रहे थे। उसकी वजह क्या थी? ये वजह थी यही आपका ओटोमन एम्पायर। ये देखिए, यहाँ इस रास्ते पे भी बैठे हैं, इस रास्ते पे भी बैठे हैं, और इस रास्ते पे भी बैठे हैं। सारे चारों रास्ते जो मौजूद थे यूरोप को भारत से कनेक्ट करने के, वहाँ पर ओटोमन एम्पायर ऑलरेडी मौजूद था। यहाँ से ये जा नहीं सकते थे। हालांकि और ज़्यादा थोड़ा सा फालतू चीज़ों में घुसेंगे तो ये भी आपको वजह मिलेगी कि जो है रेड सी में बहुत पत्थर वगैरह थे, पर्शियन गल्फ में पत्थर वगैरह थे, रास्ता जो है आसान नहीं था, वो सब फालतू की चीज़ें हैं। मेन वजह ये थी कि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर जो है बैठा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक साम्राज्य से कोई सामान लेके जा रहे हैं, जैसे हम लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घुसते हैं, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में घुसते हैं ना, तो चुंगी देनी होती है, ठीक है। तो वैसे ही जब एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में कोई जा रहा है तो उनको टोल टैक्स देना है। अब मान लीजिए आपने भी 200 रुपये का सामान खरीदा, तो टोल टैक्स के वजह से मान लीजिए आपको 20 रुपये या 100 रुपये टोल टैक्स देना है, 200 का सामान 300 का आपको पड़ गया। तो ये टोल टैक्स देने से और सामान महंगा हो जाता। तो ये लोग कहते हैं कि उससे अच्छा हम मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही नहीं खरीदेंगे, उससे अच्छा लेवेंट से ही नहीं खरीद लेंगे, इतना टोल टैक्स देना होगा तो टोल टैक्स से बचना था। सस्ते सामान अंग्रेजों को चाहिए थे, यूरोपियों को चाहिए थे। उसी सस्ते सामान के चक्कर में ये इन चारों रास्तों को छोड़ के एक नए रास्ते की खोज में निकल जाते हैं। ठीक है। अब वो नया रास्ता क्या था? इस नए रास्ते की खोज में सबसे पहले जिसको भेजा गया, उस शख्स का नाम, उस महान हस्ती का नाम कह लीजिए, महान भी था थोड़ा सा, बकलोल भी कह लीजिए, भारत का नहीं है कि हम इसे बकलोल कहने की वजह देखिए क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है ना। 1492 में ये किस लिए निकला? इसको आना था भारत, क्योंकि सामान और मसाले लेने थे, रास्ता खोजना था, वो चारों रास्ते बंद थे। इसने कोशिश की। ये कहाँ का नागरिक था? इटली का। और जो समुद्री यात्रा थी वो स्पेन की थी। ये निकला और अफ्रीका का आधा रास्ता उसने तय किया, और आधा रास्ता तय करके, जैसे मान लीजिए ये निकला स्पेन से, यहाँ से निकला, ये यहाँ से आके ना ऐसे भाग गया उल्टा, और पहुंच गया बेचारा यहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका। वहां जाके कहता है कि यही भारत है। बस ये लोग थोड़ा सा क्या है, सफेद हैं, मतलब चूना लगाने की उसने कोशिश की कि यही भारतीय है, इसलिए उसको वेस्ट इंडीज भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि पश्चिमी भारत। हालांकि बाद में अमेरिगो
वेस्पुसी ने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने बोला कि ना, जिस जो कोलंबस ढूंढ के गया है ना, वो भारत नहीं है, वो चूना लगा रहा था, वो कोई और जगह है, भारत तो कहीं और है। और ये बात किसने क्लियर की? अमेरिगो वेस्पुसी ने। और इसी वजह से उसका नाम वहां पे क्या पड़ गया? अमेरिका। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोलंबस ने पहली बार ट्राई किया था। कोलंबस से पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास ने भी ट्राई किया था। इसका नाम भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम्म। उस अफ्रीका का, जैसे मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। अब ये निकला यहाँ से स्पेन से, ये पकड़ के आ रहा था, जाने का इरादा किधर था? भारत यहीं पे था, मान लीजिए ये अरेबियन पेनिनसुला, भारत यहाँ पे, ठीक है। जाना इधर था, यहाँ तक आके ये पहुंच गया उल्टा इधर, क्योंकि मैप वगैरह मौजूद नहीं था। ये यहाँ पहुंचा और यहीं पहुंच के कह रहा है कि यही भारत है, ठीक है, क्योंकि उसको एक्चुअल भारत तो मिला नहीं। उसने सोचा कि चूना लगा देते हैं, लोगों को क्या पता चलेगा। सेंट्रल अमेरिका, जिसको आज हम लोग जानते हैं, इसी को वो कह रहे हैं कि यही भारत है। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी नाम का एक बंदा था, जो वहां पहुंचा और उसने बताया कि कोलंबस ने जिसको भारत बोला वो तो भारत है ही नहीं, भारत तो कहीं और है। और इसी अमेरिगो के नाम पे उस जगह का नाम क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ गया। और आज हम लोग जानते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम्म। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, कोलंबस से पहले बार्थोलोम्यू डियास ने भी जो है ट्राई किया था 1487 ईस्वी में, लेकिन ये तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया था। बहरहाल, तो इस तरीके से कोशिश की गई लोगों के द्वारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक संधि साइन होती है। वो संधि क्या है? एक ट्रीटी साइन होती है। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जान लीजिए। वो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, 1494 में। इस ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ? इसमें स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया को आधे हिस्सों में बांट दिया। जैसे यही मैप देखिए, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल ने संधि साइन की और दुनिया को ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया। पुर्तगाल ने बोला कि इधर का ये जितना हिस्सा है ये सारा मेरा, इधर का जितना हिस्सा है वो सारा तुम्हारा, यानी कि स्पेन का। ठीक है। स्पेन आज के बाद ये एरिया फोकस करेगा और पुर्तगाल आज के बाद ये एरिया फोकस करेगा। इसी संधि का नतीजा था कि स्पेन ने अपनी यात्राएं इधर की, और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे स्पेनिश बोलने वालों की तादाद, तो दुनिया में आपको स्पेन के अलावा यहाँ सेंट्रल अमेरिका में बहुत लोग मिलेंगे, अमेरिका में स्पेनिश बोलने वाले, क्योंकि ये इसी संधि का नतीजा था कि लोग यहाँ पे जाके बसे थे। और इसी संधि के तौर पे पुर्तगाल ने भी अपनी यात्रा कहाँ के लिए शुरू की? भारत के लिए शुरू की। और भारत ने पहल एक पुर्तगाल भारत में जो है पुर्तगालियों ने एक पहला व्यक्ति भेजा 1498 ईस्वी में, और वो था वास्को डी गामा। पुर्तगाल से ये अफ्रीका का कोस्ट पकड़ते हुए यहाँ पे आया, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और यहाँ से अब्दुल माजिद नाम का एक शख्स था, इसमें कंफर्म नहीं है, इतिहासकार बहुत श्योर नहीं है, कि अब्दुल माजिद नाम का एक गुजराती व्यापारी था, उसको इन्होंने मदिरा पिलाई, शराब पिलाई, और शराब पिला के बहका के फुसला के ये लोग चले आए कहाँ? वास्को डी गामा, भारत। और भारत आते हैं कालीकट, कुप्पड़, और ये आज के टाइम पे कहाँ पे है? केरला। कब आते हैं? 1498 में। और इस तरीके से भारत में पहली बार यूरोपियों का आगमन होता है।